सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। एक नई वीडियो, नए दिन, नई शुरुआत के साथ गुडविल को आगे बढ़ाते हुए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड लेक्चर गुडविल का। हमने लास्ट क्लास में अपना एबनॉर्मल लॉसेस यानी कि वो एडजस्टमेंट पढ़े जो मूंगफली थी और जो धनिया था उसे अलग करना सीखा। उसमें एक या दो एडजस्टमेंट हमारे रह गए थे, बस उसी को कंप्लीट करने के बाद हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड देन कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हमने दो पार्ट में पढ़े थे उसे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वहां पर हम चल रहे थे। दो एडजस्टमेंट पे हम ध्यान देंगे। अब आप ध्यान देना कि कैसे वो दो एडजस्टमेंट को हम करते हैं। देखो, आपने समझा था कि एबनॉर्मल लॉस हो तो उसका ट्रीटमेंट प्लस हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट प्लस हो जाता है। और आपने सीखा था अगर एबनॉर्मल गेन हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट होते हैं बिल्कुल अपोजिट। ये बात आपने समझ ली थी। तो एबनॉर्मल लॉस में जो प्लस हुआ है उसमें ही एक और एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम यूज करने वाले हैं वो क्या है हमारा, वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ ट्रीट किया जाए, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे कि अगर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया जाए एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड है इसका जस्ट अपोजिट, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट किया जाए, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो उनके ट्रीटमेंट, उनके एडजस्टमेंट क्या होंगे। देखो, ये बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस की तरह समझो कि इसका ट्रीटमेंट होगा प्लस और इसे एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी में रखो, ये होगा माइनस। लेकिन ये तो हमें तो ये रटने वाली बात हो गई कि भाई प्लस कर दिया माइनस कर दिया वो एबनॉर्मल लॉस थे। ट्रीटमेंट इसका भी सेम है, लेकिन समझने में दिक्कत आती है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है डे टू डे रिकरिंग नेचर के खर्चे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि असेट्स पे होने वाले खर्चे। समझ में आ रही है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। सपोज करो आपने एक कार खरीदी। क्या खरीदी? कार। अब ये कार आपके लिए क्या है? असेट। भाई कार तो एक असेट है, हम रोज रोज तो कार खरीद नहीं रहे अपने बिजनेस में, तो कार आपके लिए असेट है, इसका मतलब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उसे डे टू डे रिकरिंग नेचर का खर्चा मान रहे हैं, इसका मतलब बात वही आ जाती है लौट फिर के कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है लेकिन ट्रीट किया जा रहा है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं ये डेबिट साइड शोन हो रहा होगा। भाई वही ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड शोन हो रहा होगा। अगर वो एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर है बट हम उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस कार को खरीदने का खर्चा यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मेंशन हो रहा होगा। यहाँ पर हम लिख रहे होंगे डेबिट साइड, जो हमारी गलती है। बात वही आ जाती है कि भाई कायदे से यहाँ पर नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक असेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जब हम उसे ट्रीट कर रहे हैं एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो हमें उसे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, और हम उसे यहाँ लिख रहे हैं, इसका मतलब हमारी गलती है। इसी इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम एक बार क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे। जितने की हमने खरीदी, 1 लाख की खरीदी, 1 लाख का ट्रीटमेंट हमने अपोजिट दिखा दिया प्लस करते हुए। यहाँ पर क्या हो रहा था, माइनस। तो जो गलती हम सही कर रहे हैं बस उसी को हम सीख रहे हैं। सेम कंडीशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ है कि सपोज करो कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा है। भाई रेवेन्यू नेचर का खर्चा यानी कि अगर हमें किसी की सैलरी देनी है, मानो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हमें जैसे सपोज करो किसी की सैलरी देनी है, तो वो तो रेगुलर नेचर की है, रिकरिंग नेचर की खर्चा है। तो अब अगर वो रिकरिंग नेचर का खर्चा है, समझ में आ रही है। अब सपोज करो आपको किसी की सैलरी देनी है, सैलरी आपने लिखी यहाँ पर 5,000 कि आपको उसे देनी है सैलरी 5,000। अब उसे 5,000 की सैलरी देनी है तो वो कायदे से यहाँ दिखनी चाहिए। भाई कायदे से वो यहाँ दिखनी चाहिए, पर हम क्या कह रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी 5,000 दिखनी चाहिए, और उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि उसे हम एज अ बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कि वो असेट्स जो आपने खरीदे तो वो तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट के अंदर ही शोन होंगे। समझ में आ रही है बात। तो अगर वो बैलेंस शीट के अंदर शोन होंगे तो आपका वो चीज यहाँ अगर वो आपके बैलेंस शीट के अंदर शोन होंगी, जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो सैलरी है, वो कायदे से आपकी कहाँ दिखनी चाहिए, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। और आप उसे ट्रीट कैसे कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब वो यहाँ नहीं दिख रहा होगा। अगर वो यहाँ नहीं दिख रहा, इसका मतलब उसे यहाँ दिखाना चाहिए।
अगर वो खर्चा यहाँ नहीं दिख रहा जो एक्चुअल में सैलरी और वेजेस है, जो रिकरिंग नेचर का खर्चा है, जो एक्चुअल में यहाँ दिखना चाहिए पर वो यहाँ नहीं दिख रहा, वो एज अ बैलेंस शीट में ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब हमें सही करने के लिए उसे वो यहाँ खर्चा बुक करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ खर्चा बुक करेंगे इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड, और डेबिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, हम उसे माइनस साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ माइनस करते हैं। तो अगर इसे आप एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसे एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी में रख लीजिए, माइनस हो जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस में प्लस करते हैं और एबनॉर्मल गेन में माइनस करते हैं। यही अपोजिट ट्रीटमेंट हमने सीखा और समझा भी अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हम स्टॉक की बात करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो होते हैं एडजस्टमेंट में, जो लास्ट एडजस्टमेंट बचते हैं वो है स्टॉक को लेकर। भाई एक स्टॉक होता है, स्टॉक यानी कि जो आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए। अब वो स्टॉक जो है, अगर वो स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो चुका है, ओवर वैल्यूएशन हमेशा याद रखना कि अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो इसका मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में खाली स्टॉक लिखा हो या क्लोजिंग स्टॉक लिखा हो, मतलब हम खाली और खाली क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहे हैं, ना कि ओपनिंग स्टॉक की। बच्चा कंफ्यूज होता है कि स्टॉक है तो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं लिखता है तो क्लोजिंग स्टॉक मारेंगे। अगर उसका ओवर वैल्यूएशन हो चुका है और एक स्टॉक वही दोबारा से जिसका अंडर वैल्यूएशन हो चुका है, ठीक है। तो इसे भी आप कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, भाई कोई चीज ओवर दिख रही है तो ओवर सही कैसे की जाती है, उसे कम करके, यानी कि उसे क्या करेंगे, माइनस। कोई चीज अंडर वैल्यूएशन है, कम दिखा रखी है और उसे सही करना है तो कैसे करेंगे, प्लस करके। सपोज करो आपका जो स्टॉक है वो आपका 10,000 से दिख रहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका 10,000 से दिख रहा है, इसका मतलब लेकिन एक्चुअल में कितना दिखना चाहिए, 8,000। ये आपकी एक्चुअल वैल्यू है, दिखना यहाँ चाहिए, दिख यहाँ रहा है, तो कैसे सही करोगे, 2,000 कम करके, समझ में आई। तो ओवर चीज जो होती है वो कम करके सही की जाती है। भाई ओवर हो गया है, ओवर खाना खा लेते हैं तो कैसे सही करते हैं, उल्टी करके। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई चीज ओवर हो चुकी है तो उसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडक्ट। कोई चीज अंडर है, कम से दिखा रखी है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। अगर कोई चीज 8,000 है लेकिन हमें दिखानी है 10,000 पे, 10,000 उसकी एक्चुअल है, 10,000 एक्चुअल है, तो इसे इधर पे कैसे लाएंगे, 2,000 ऐड करके। यानी कि आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर ओवर है तो ओवर चीज सही की जाती है कम करके, कोई चीज अंडर है, कम है, तो वो चीज सही की जाती है बढ़ाकर, तो ओवर माइनस अंडर प्लस। तो आपने अब पूरे के पूरे एडजस्टमेंट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड के कंप्लीट कर लिए, ए टू जेड एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे बढ़े उससे पहले 5 मिनट का रिकैप करेंगे पूरे के पूरे एडजस्टमेंट को लेकर, केवल और केवल 5 मिनट का रिकैप करेंगे। हम कहाँ थे, हम थे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को निकालने में। हमने सीखा कि नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है। हमने देखा कि वो एक भेलपूरी है जो मिलावट से भरी हुई है, वहां पे 2 चीजें आपको हटाने की है, एक आपकी मूंगफली, दूसरा है आपका धनिया। एबनॉर्मल लॉस आपकी मूंगफली हो गई और एबनॉर्मल गेन आपका धनिया हो गया। एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में क्या क्या आ जाता है, लॉस बाय फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, है ना, या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो गए, या वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन हो गई। एबनॉर्मल गेन में कौन से आएंगे, गेन ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, गेन ऑन सेल ऑफ असेट हो गया, अर्थक्वेक सेटलमेंट क्लेम रिसीव्ड हो गया, है ना, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो गया। ये आपके एबनॉर्मल गेन्स में आ गए। अब आपका और क्या एडजस्टमेंट आता है, अगर आप एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में चलेंगे तो आप नीचे और क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्लस। और ओवर और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आ गई पूरी ट्रीटमेंट, क्योंकि कम से दिखा रखा है तो प्लस, तो हमने प्लस वाली कैटेगरी सब कंप्लीट कर ली। एबनॉर्मल गेन में हमें और आगे क्या बढ़ना है, हमें बढ़ना है अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो वो माइनस, और आपका क्या रह गया, अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाता है तो वो भी माइनस। तो सारे के सारे एडजस्टमेंट हमने लाइन बाय लाइन ए टू जेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की कंप्लीट कर ली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो रह चुका है। और अब आगे बढ़ते हैं हम, अगर हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है तो अब हमारा काम क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का काम करना। भाई देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है इसका नेक्स्ट मेथड है। अब जैसे इसका नाम भी रखा गया है वेटेड, वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है।
अगर इसका नाम रखा गया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसका मतलब क्या है कि वेट असाइन किया जाएगा, वेट असाइन किया जाएगा कब, जब प्रॉफिट होंगे, ठीक है, वेट असाइन करेंगे हम जब प्रॉफिट होंगे। यानी कि अगर आपको ईयर एंडिंग 2018 का प्रॉफिट है तो उसके लिए आप 1 वेट असाइन करेंगे, ईयर 2019 का प्रॉफिट है तो उसके लिए 2 वेट असाइन करेंगे। तो जैसे जैसे ईयर एंडिंग दे रखे होंगे वहां पर आप वेट असाइन करते चले जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब आपने वेट असाइन किए, लेकिन बहुत लोगों को एक चीज बहुत कम नॉलेज होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, कि भाई वेट असाइन कर रहे हैं तो हम जो सबसे करंट ईयर है उसको सबसे ज्यादा वेट क्यों दे रहे हैं। हमेशा यही करते हैं, जैसे हमने लिखा 2019 का प्रॉफिट, हमने लिखा 2020 का प्रॉफिट, हमें 2021 का दे रखा है, हमें 2022 का दे रखा है। इसका मतलब अगर हमने से एक वेट असाइन किया, इसे हमने 2 वेट असाइन किया, इसे हमने 3 वेट असाइन किया और इसे हमने 4 वेट असाइन किया, तो जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होता है उसे सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाता है। इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन बिल्कुल सिंपल है। सपोज करो, इसका बिल्कुल आसान रीजन, अगर इसका लॉजिक समझेंगे आप कि हम करंट ईयर के लिए क्यों इतना, करंट ईयर मतलब करंट ईयर प्रॉफिट के लिए हम सबसे ज्यादा वेट क्यों असाइन कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे आप क्लास 1 में हो, क्लास जब आप पहली क्लास पढ़ते, फिर आप सेकंड क्लास पढ़ते, थर्ड क्लास पढ़ते, फोर्थ क्लास पढ़ते हैं, तो उतने अगर आपने 1 टू लेके 10 तक के रिजल्ट आप देखेंगे तो आपका 10th का और 12th का रिजल्ट सबसे ज्यादा मायने रखेगा एज कम्पेयर टू 5th क्लास का रिजल्ट, 4th क्लास का रिजल्ट। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि करंट ईयर की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मैटर करती है बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो अगर आप अपना क्लास 12th का रिजल्ट कंपेयर करेंगे क्लास फर्स्ट के रिजल्ट के साथ, तो आप क्लास 12th के रिजल्ट को ज्यादा देंगे प्रेफरेंस, परफॉर्मेंस, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा मैटर करेगी एज कम्पेयर टू क्लास 1 की। तो ठीक इसी प्रकार से हम जब वेट असाइन करते हैं तो हम करंट ईयर परफॉर्मेंस पे ज्यादा ध्यान देते हुए, जिसकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस है उसको ही सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाता है। ओके, ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमने वेट असाइन किया तो वेट में हमने सबसे ज्यादा वेट अपने करंट ईयर के प्रॉफिट में दिया, क्योंकि वो करंट ईयर परफॉर्मेंस को दिखाने की कोशिश कर रहा है। क्लास फर्स्ट का रिजल्ट इतना मायने नहीं रखेगा जितना क्लास 12th का रिजल्ट मायने रखेगा। समझ में आ रही बात। तो वेट आपने समझ लिया। अब इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकाला जाए, भाई सिंपल सी बात है, निकाल ले गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, भाई जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट लिखा था ठीक इसी प्रकार से वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड प्रॉफिट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट लिखो या टोटल वेटेड प्रॉफिट लिखो, डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। और टोटल वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जैसे सपोज करो आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में, ईयर एंडिंग, सबसे पहला कॉलम ईयर एंडिंग का बने, जिसमें हो सकता है 2018 के, 2019 के, 2020 के ईयर दे रखे हैं। तो जैसे आपको 2018 का, 2019 का, 2020 का ईयर दे रखे। नेक्स्ट कॉलम आपका किस चीज का बनेगा, प्रॉफिट्स का, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना। नेक्स्ट कॉलम आपका प्रॉफिट्स का बन जाएगा। 2018 में सपोज करो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर 20,000 का हुआ, फिर 30,000 का। तो ऐसे आपको ईयर एंडिंग, देन प्रॉफिट्स, देन आप एक कॉलम बनाएंगे वेट्स का। और आपको होता है ना कि जो करंट ईयर में आएगा, भाई करंट ईयर में उसको सबसे ज्यादा वेट असाइन किया जाएगा, जैसे इसको 1, इसको 2, इसको 3। तो इससे आप मान लीजिए ये हो गया 1, ये हो गया आपका सेकंड, या फिर आप ऐसा मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है। तो जैसे ही आप फर्स्ट इंटू सेकंड करेंगे
तो आपको मिलेंगे टोटल प्रोडक्ट या फिर टोटल वेटेड प्रॉफिट, वॉट एवर यू से। और जैसे ही आपको टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे, जैसे 10,000 इंटू 1 10,000, 40,000, 60,000, और अगर इनका टोटल करें तो 1,10,000, ठीक है, नहीं 90 हो जाएगा ये, 90,000, और टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000। तो ये आपको उठा के टोटल वेटेड प्रॉफिट में, और टोटल वेट्स का मतलब है कि वेट का टोटल लिखना है, 3 to 1 और 3 और 2 5 और 1 6। तो जब 1,40,000 को 6 से डिवाइड मारेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देन नंबर ऑफ ईयर परचेस आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इसके मल्टीप्लिकेशन से आपको गुडविल फाइंड हो जाएगी। तो ये था वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको समझना है कि सिंपल और वेटेड में अंतर, डिफरेंस, तो बिल्कुल इजी डिफरेंस कोई भी देख के बता देगा। जब वो क्वेश्चन करेगा वो कहेगा कि सर वहां पर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स में अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, यानी कि जितने सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे उतने ही हमें, जैसे मानो 4 साल के प्रॉफिट गिवन है तो 4 से डिवाइड मारेंगे, चारों के प्रॉफिट को ऐड करके 4 से डिवाइड मारेंगे। जबकि यहाँ पर हम टोटल वेटेड प्रॉफिट लेने के बाद टोटल वेट्स से डिवाइड मारते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ईयर लिखा हुआ आता है, यहाँ पर टोटल वेट्स का टोटल लिया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है वेटेड एवरेज प्रॉफिट और सिंपल एवरेज प्रॉफिट के बीच में। अब हमारा इसी के साथ एवरेज प्रॉफिट मेथड तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, फुल कंप्लीट हो गया। ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं बचा जो कराना रह गया हो। कोई सा भी क्वेश्चन अब आप एडजस्टमेंट का हो, सिंपल हो, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रिकॉशन जो दिमाग में रखना कि 2 से 3 प्रिकॉशन मैंने बताया था, वो जब तक आपको नहीं आएंगे जब तक आप लैग ही रहेंगे। वो हम कल की या परसों की वीडियो में बिल्कुल आपको क्लियर कर देंगे वो प्रिकॉशन, क्योंकि आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके साथ वो कॉन्सेप्ट के अंदर से जो बातें निकाल के बताऊंगा आपको 6 से 7, पूरे के पूरे चैप्टर का बेस बन जाएगा आपका अच्छी तरीके से। और एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें हम पूरा चैप्टर मैं आपको फुल टू सुनाऊंगा, A to Z विद प्रिकॉशन, जिससे पूरा का पूरा, और आपको क्या करना है बस इसी चीज को रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे, जैसे आपने तो रिवाइज करने का मतलब है कि आपका मन है तो आपने रिवाइज किया, मन नहीं है तो बिल्कुल रिवाइज नहीं किया। तो मन के साथ पढ़िए बिल्कुल, अगर आपका मन नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। तो आपका क्या कंप्लीट हो गया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट 2 रह गए हमारे, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड और एक है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वो बहुत इजी है, लेकिन हम समझने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। भाई देखो सुपर प्रॉफिट मेथड, मैंने बताया ना कि अगर आपके पास डेफिनेशन आपके दिमाग में, तो आप 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब जैसे मेरे दिमाग में सुपर प्रॉफिट मेथड को लेकर एक डेफिनेशन याद आती, लेकिन उससे पहले अगर मैं डेफिनेशन को समझाऊं उससे पहले मैं एक एग्जांपल से डेफिनेशन समझाता हूँ। कैसे? मैं कहता हूं कि आपने नॉर्मल बिजनेस है आपका, और नॉर्मल बिजनेस में आपने अपना जो कैपिटल, जो प्रोप्राइटर होता है वो अपना कैपिटल लाता है और वो उसे इन्वेस्ट करता है। सपोज करो उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 1 लाख पे वो 10% का रिटर्न लेता है। 1 लाख पे अगर वो 10% का रिटर्न ले रहा है तो 10 गायब करने से आपका निकल के आ जाएगा कितना है, 10,000 का उसे रिटर्न मिलता है। ठीक, लेकिन सेम एक ऐसा बिजनेस और है जो 10,000 की जगह 20,000 रुपीज अर्न कर रहा है, सेम कैपिटल इन्वेस्ट करके। भाई बिजनेस बिल्कुल दोनों का सेम है, पर जो वो 10,000 अर्न कर रहा है वहीं पर वो 20,000 अर्न कर रहा है, कोई सेम बिजनेस। भाई सपोज करो ये ए बिजनेस है जो 1 लाख रुपए लगाता है और 10% का रिटर्न ले जाता है, वहीं पर कोई बी बिजनेस है सेम जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है लेकिन वो 10,000 की जगह 20,000 रुपीज अर्न कर लेता है। पर ऐसा क्यों है? यही तो कारण है सुपर प्रॉफिट मेथड।